always forget actually. So we're talking about कि along with the Lagna chart, there is another कुंडली known as the भाव चलित. और आपने देखा होगा हमेशा जो है भाव चलित चार्ट जो है वो लग्न चार्ट के साथ बनाया जाता है. और दो चीजें हैं जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हम दो चीजों को देखते हैं. पहला ये है कि प्लैनेट की जोडियक में क्या पोजीशन है, किस साइन में है और किस डिग्री पर प्लेस्ड है. और दूसरा होता है कि प्लैनेट किस हाउस में प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में. और दोनों ही चीजें मैटर करती हैं कि प्लैनेट किस साइन में है उसके रिजल्ट मिलेंगे और साथ में प्लैनेट किस हाउस में है. इन दोनों को कंबाइंड करके वी गेट द रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लैनेट एक्चुअली. तो भाव चलित में हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ ईच हाउस. इट मीन्स कि फ्रॉम वेयर दैट हाउस स्टार्ट्स, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट हाउस एंड व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ दैट हाउस. तो उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से वी ट्राई टू पुट द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द डिफरेंट हाउसेस. बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि प्लैनेट एक पर्टिकुलर हाउस में है, लेट अस से कि प्लैनेट लग्न में प्लेस्ड है और उसके रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो फर्स्ट हाउस में है. बट जैसे ही आपने भाव चलित बनाया तो द प्लैनेट हैज शिफ्टेड टू द 12th हाउस. तो उसके रिजल्ट पूरे अलग हो गए. इट हैज एंटायरली चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप. पूरा का पूरा चेंज हो गया. तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठकर रिजल्ट देगा वो नहीं मिल रहे आपको, बल्कि वो 12th हाउस के मिल रहे हैं, नेगेटिव मिल रहे हैं. या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड है लग्न चार्ट में और आपने कहा कि 8th हाउस में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं. बट जैसे ही आपने भाव चलित बनाया द प्लैनेट शिफ्ट टू द 9th हाउस. बहुत अच्छा हो गया. जो आप इतना खराब समझ रहे थे वो बहुत अच्छा हो गया. तो व्हाट वी डू कि व्हेन वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन अ पर्टिकुलर हाउस, वी ऑलवेज रेफर टू द भाव चलित चार्ट. तो जो हाउस की बात है, जो लग्न चार्ट है, दैट ओनली टेल्स यू कि प्लैनेट आपका किस साइन में है. लेकिन जब हम हाउस की बात करेंगे कि देखने के लिए कि प्लैनेट किस हाउस में है, देन यू हैव टू रेफर टू द भाव चलित चार्ट. और भाव चलित चार्ट से ही एग्जैक्टली हमको पोजीशन का पता लगता है कि प्लैनेट आपका किस हाउस में है. और आप देखते हैं कि कई बार प्लैनेट की पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो जाती है. तो भाव चलित हम निकालते कैसे हैं, आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया ऑफ दैट आल्सो. ये देखिए, ये जो हमने असेंडेंट निकाला था, लग्न निकाला था, जो हम लग्न की अभी तक हमने बात की, तो दिस इज दिस पॉइंट and this point is basically the midpoint of the first house. What we have found out so far, and we've been talking about the ascendant. Ascendant is nothing but the midpoint of the first house. इसको हम उदय लग्न भी कहते हैं या ईस्टर्न होराइजन भी कहते हैं. इसके अलावा जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो we try to find out this point also. ये जो पॉइंट है where the meridian cuts the ecliptic above the earth, so this point is known as upper meridian or zenith or the madhya lagna also. तो ये दो पॉइंट हम एफएमआरएस की मदद से निकाल लेते हैं. वो जो भी हमारी जो पंचांग है, पंचांग की मदद से वी कैन फाइंड आउट दीज टू पॉइंट्स. एक हमारा उदय लग्न या असेंडेंट जो नॉर्मल सेंस में हम बोलते हैं, एंड दिस इज द मध्य लग्न और द जेनिथ पॉइंट. और this point is basically the midpoint of the 10th house and this is the point midpoint of the first house, right? और इसमें जब हम 180 डिग्री ऐड कर देते हैं इस पॉइंट में, देन वी फाइंड द पॉइंट बिलो द अर्थ, जिसको हम पट्टर लग्न भी बोलते हैं या लोअर मेरिडियन भी बोलते हैं या नादिर भी बोलते हैं. एंड दिस इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ द 4th हाउस. So what we do ki when this arc is from midpoint of the 10th house to the midpoint of the first house, we divide this arc into 6 equal parts. So we get all the points from midpoint of 10th house to the midpoint of the first house. Ye midpoint of 10th house hua, then end of the 10th house, then midpoint of 11th house, end of 11th house, midpoint of 12th house, like this. और ऐसे ही जब हम इस arc को 6 equal parts में divide करते हैं तो we get all the points from midpoint of the first house to the midpoint of the 4th house.
तो ये सारे पॉइंट हम निकाल लेते हैं कि कौन सा हाउस कहाँ शुरू हुआ, कौन सा उसका मिड पॉइंट है और कौन सा उसका एंड पॉइंट है। और जो ये जो 6 पार्ट हैं, इसमें जब हम 180 डिग्री ऐड करते हैं तो वी गेट these points, that is from 4th house to the 7th house, midpoint of 4th house to midpoint of 7th house। और इसमें जब इन पॉइंट्स में हम 180 डिग्री ऐड करते हैं तो we get all the points from 7th house to the 10th house। So this is normally a method of calculation, you are not very concerned with this because computer horoscope में आपको calculate करके मिलेगा। So what we are trying to find out here is the starting point of the each house, midpoint of the each house and the end point of the each house। और जो मिड पॉइंट होता है हाउस का उसको हम कस्प भी बोलते हैं या भाव मध्य भी बोलते हैं, in English we call it the cusp। But if you see the meaning of cusp, dictionary meaning of the cusp is not the midpoint, it is this is the point joining the two curves, that is it may be the end or the start of the house। But why we call it cusp? Because in Western astrology ये जो point हम calculate करते हैं ascendant का, that is the starting point of the first house, not the midpoint of the first house। हमारा लेकिन जो वैदिक सिस्टम में है या जो हम यूज कर रहे हैं उसमें जो हम ascendant calculate कर रहे हैं वो हमारा mid point है। But in any way we call it the cusp in our system also, or in Hindi if you want we call it the bhav madhya also। Now question is what is the relevance of this starting point, end point and the midpoint of the each house। जो देखिए एक हाउस में दो साइन हो सकते हैं और होते भी हैं क्योंकि हमारा जो साइन और हाउस कोइंसाइड नहीं करते। तो एक हाउस में दो साइन होते हैं, बहुत बार होते हैं। और जो भाव मध्य होता है, that is the midpoint of the house or we call it the cusp of the house, that is the point of maximum activity of that house। उस पॉइंट के अराउंड ही उस हाउस की मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्लैनेट अगर मिड पॉइंट ऑफ द हाउस है तो इट मींस दैट प्लैनेट हैज द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन दैट हाउस, उस हाउस के ऊपर उसका मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होता है। और जो प्लैनेट शुरू में या आखिर में होता है उस हाउस का इन्फ्लुएंस, उस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस उस हाउस के ऊपर काफी कम होता है। तो cusp of the house or the midpoint of the house becomes very important for that particular house, क्योंकि जितने भी प्लैनेट अगर मिड पॉइंट के आसपास होंगे उतने ही ज्यादा उस हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो भी प्लैनेट उस हाउस के शुरू में या एंड में होते हैं उनका इन्फ्लुएंस उस हाउस के ऊपर बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा भी जब हम ट्रांजिट के रिजल्ट देखते हैं, गोचर के रिजल्ट देखते हैं, तो गोचर में भी जब प्लैनेट मिड पॉइंट ऑफ हाउस के आसपास आता है तब उसका इफेक्ट उस हाउस के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। तो यू कैन से दैट द मिड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। तो ये उसका रेलेवेंस है मिड पॉइंट का या कस्प का या भाव मध्य का। तो हमें हर केस में वी हैव टू सी फ्रॉम द भाव चलित कि कोई प्लैनेट हाउस तो शिफ्ट नहीं कर रहा। अगर हाउस शिफ्ट कर रहा है तो हमें उसके हिसाब से रिजल्ट कहना पड़ेगा। तो दो चीजें हैं कि अगर हमें देखना है कि प्लैनेट किस साइन में है देन वी सी द लग्ना चार्ट, और अगर हमें ये देखना है कि प्लैनेट किस हाउस में है तो हमें भाव चलित चार्ट को देखना पड़ेगा। एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट आई वुड से दैट द पोजीशन ऑफ प्लैनेट in the house is more important than the position of planet in the zodiac। और आप देखिए कि एक प्लैनेट अगर एक्सॉल्टेड भी है या बहुत अच्छा उसका प्लेसमेंट है जोडियक में, लेकिन अगर वो अच्छे हाउस में प्लेस्ड नहीं है, मान लीजिए वो 6, 8, 12 जिसको हम त्रिक हाउस कहते हैं उसमें अगर प्लेस्ड होता है तो उसके रिजल्ट आपको 0 मिलते हैं। इट बिकम्स इनकेपेबल ऑफ गिविंग एनी रिजल्ट। एंड इन कंट्रास्ट टू दैट अगर कोई प्लैनेट नीच का भी है और अगर अच्छे हाउस में बैठा हुआ है, मान लीजिए लग्न में बैठा हुआ है, ट्राइन हाउसेज में बैठा हुआ है, तो उसके रिजल्ट आपको काफी अच्छे मिलते हैं। और हाउसेस का हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपको कि जो 12 हाउसेस हैं, 12 हाउसेस, वी डिवाइड देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड व्हाट वी सेड दैट द फर्स्ट हाउस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन इन द जोडियक, इन द हॉरोस्कोप। जो भी फर्स्ट हाउस होता है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस होता है क्योंकि वो केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है, अपने आप में एक योग कारक पोजीशन होती है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट
अगर लग्न का लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस, इट कैन नेवर बी अ मैलिफिक प्लैनेट, इट ऑलवेज गिव्स यू गुड रिजल्ट्स। ऐसे ही कोई प्लैनेट अगर लग्न में बैठ जाता है तो इट गेट्स स्ट्रेंथ, एडिशनल स्ट्रेंथ, इट बिकम्स पावरफुल प्लैनेट। और जो केंद्र हाउसेस थे 1 4 7 10, उसको हमने, these are known as the केंद्र और the quadrant houses, और इसको हम विष्णु स्थान भी बोलते हैं because they are meant for sustenance of our life, लाइफ को सस्टेन करने के लिए उनका मेन रोल होता है, क्योंकि लग्न इज योर बॉडी, फोर्थ इज योर डोमेस्टिक कंफर्ट, सेवेंथ इज द सेंसुअल प्लेजर्स एंड टेंथ इज द कर्म स्थान एक्चुअली। तो ये चारों चीजें हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी होती हैं। बट लाइफ को सस्टेन करना ही जरूरी नहीं है, वी वांट टू प्रॉस्पर, वी वांट टू ग्रो इन द लाइफ आल्सो। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू डिपेंड ऑन द ट्राइन हाउसेस। जो 1 5 9 हाउसेस होते हैं उनको हम ट्राइन हाउस बोलते हैं, और ट्राइन हाउस को हम लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं बिकॉज दे आर बेसिकली मेंट फॉर प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, ग्रोथ आनी है, तो इन हाउसेस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फिर हमने कहा था कि जो 6 8 12 हाउसेस हैं उनको हम त्रिक हाउस बोलते हैं या अशुभ स्थान हम बोलते हैं बिकॉज दे गवर्न द नेगेटिव सिग्निफिकेशंस ऑफ आवर लाइफ। इसलिए जो 6 8 12 हाउसेस होते हैं इनको हम बहुत अशुभ स्थान कहा हमने। इसका मतलब अगर कोई भी प्लैनेट इन हाउसेस में बैठ जाता है तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, या किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर इन हाउस में चला जाता है तो दैट बिकम्स ए वीक हाउस, या इन हाउस का लॉर्ड किसी भी अगर अच्छे हाउस में चला जाता है तो उस हाउस को डैमेज करता है। तो फ्रॉम एवरी सेंस दिस त्रिक हाउसेस आर नॉट गुड हाउसेस, दे स्पॉइल एक्चुअली। फिर हमने कहा था कि उपाचय स्थान होते हैं 3 6 10 11, 3rd 6th 10th and 11th हाउसेस। उपाचय मीन्स द हाउसेस ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठकर खराब रिजल्ट नहीं देता है। 3 6 10 and 11 हाउसेस, तो दे आर नोन एज द उपाचय स्थान। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो बाकी जो 2 हाउस बचे 2nd and 11th हाउस, उसको हम न्यूट्रल हाउसेस कहते हैं कि उनका जो है प्लैनेट की पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, अच्छा या बुरा इफेक्ट नहीं होता। फिर हम लोगों ने जो 12 हाउसेस हैं उनको 3 4 त्रिकोण में डिवाइड किया था, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। जो धर्म के हाउसेस हैं 1st 5th and 9th है। अर्थ के हाउसेस हैं मतलब वेल्थ ग्रुप जो है वो 2 6 10 है। काम है मीन्स भोग है, दैट इज 3 7 11 है। और मोक्ष के हाउसेस होते हैं 4 8 and 12 हाउसेस। इनको 3 हाउसेस को कहा हमने मोक्ष के स्थान। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो धर्म के स्थान कौन से हैं, वेल्थ से कनेक्टेड कौन से हाउसेस हैं, सेंसुअल प्लेजर से कनेक्टेड कौन कौन से हाउसेस हैं, एंड स्पिरिचुअलिटी से या मोक्ष से कनेक्टेड कौन कौन से हाउसेस हैं। फिर हम लोगों ने हाउसेस को डिवाइड किया था in the Kendra, that is 1 4 7 10, 1 4 7 10, then succeedent houses or we call it Panfar houses, वो थे हमारे 2 5 8 11, और लास्ट में था cadent houses or we call it Apocalypse houses, they were 3 6 9 and 12, and we discussed the role of these houses because if we divide the life into 3 equal parts, so then the first 1/3 is represented by Kendra houses, second 1/3 is represented by the succeedent houses, and last 1/3 is represented by the cadent houses. Or first 1/3 means ki these are the most powerful houses, they are the maximum strength actually. Or is age mein we try to create an infrastructure around us so that we can sustain our life well throughout the life actually. और सेकंड जो सक्सीडेंट हाउसेस हैं उसमें हम एंजॉय करते हैं जो भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो हमारी एजुकेशन हुई, हमने नौकरी देखी, मकान देखा, शादी की, तो देन द सेकंड फेज वी ट्राई टू enjoy the life, and in the strength these houses are weaker than the quadrant houses. But then in the third stage, that is the cadent houses 3 6 9 12, our priority changes. Then priority is neither to build the infrastructure nor to enjoy. Then we have something else like 3 6 9 and 12. 3 means we start communicating with others. 6 means we suffer from the various health problems. 9 means we get involved into religion or the spirituality, and 12 means ki
दैट इज द एंड ऑफ द लाइफ एक्चुअली। तो ये 3, 6, 9, 12 हाउसेस हैं हमारी लास्ट जो 1/3 पार्ट ऑफ द लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ है। Quadrant houses have the maximum strength. They are the strongest houses. Succedent are less strong than the quadrant, and the cadent are the least strong houses as far as if you compare the strength of these houses. तो हमें यही planet की position को देखना होता है, और जैसा मैंने कहा कि लग्न के अंदर planet सबसे strong माना जाता है, और 8th house में जो कि एक trick house भी है, that is the weakest position in your horoscope. वीकेस्ट पोजीशन इसलिए भी है क्योंकि ये जो 8th हाउस है, दिस इज 12th फ्रॉम द 9th हाउस, जो आपके भाग्य की हानि करता है, इसलिए इसको हमने सबसे खराब हाउस माना 8th हाउस। सर एक क्वेश्चन है जी, सर, एक स्मॉल क्वेश्चन, अगर ये ट्रिक हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स ही बैठ जाए तो वो भी वीक हो जाएंगे? कोई भी प्लैनेट हो, एनी प्लैनेट, तो मैलेफिक प्लैनेट की अगर वीक हो रहा है तो रिजल्ट तो फिर पॉजिटिव आना चाहिए। मेलिफिक प्लैनेट अगर वीक हो रहा है तो अच्छी बात है। दिस इज व्हाई वी से कि अगर मेलिफिक प्लैनेट इन हाउसेस में है तो दैट इज बेटर देन ए बेनिफिक प्लैनेट एक्चुअली। और अगर मल्टीपल हाउसेस बैठे हो मैलेफिक 6th हाउस में, 12th हाउस में, 8th हाउस में, तो खराब हो गया, फिर then you suffer in the life actually because these are all trick houses. We don't want I told you कि किसी भी हाउस का लॉर्ड जब इन हाउसेस में चला जाता है तो उस हाउस को डैमेज करता है, and we don't want to lose the strength of any house. मान लीजिए कि आपका 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में चला गया तो 4th हाउस को तो खराब कर दिया, 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया तो प्रोफेशन के हाउस को खराब कर दिया। नहीं, अगर उसी हाउस का लॉर्ड उसी हाउस में है और उसके साथ मेलेफिक प्लैनेट भी बैठे हैं, बेनिफिक प्लैनेट भी बैठे हैं, बेनिफिक का तो खैर शायद यूज रहेगा नहीं। तो you have to see the combined effect of all the planet कि जो in totality whether it is a malefic influence or the benefic influence, उन सबका आपको combined result देखना पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही पोजीशन आएगी कि ऐसा एकदम सिंपल नहीं होता कि वहाँ बेनिफिक के बैठे हुए हैं या मेलिफिक के बैठे हुए हैं। You always find the combined influence of benefic and malefic on a particular house. So then you have to use your prudence कि इसका जो टोटल इफेक्ट क्या है, टोटल इफेक्ट बेनिफिक है या मेलिफिक इफेक्ट है, तो उसके हिसाब से फिर देन वी मेक द प्रेडिक्शंस। तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन होता है या we calculate the strength of each planet, जिसको हम ग्रह बल कहते हैं, भाव बल कहते हैं। तो in the due course and I think in the next class what we find that we calculate the strength of each planet as well as the strength of each house also. So that gives a fairly good idea about what we should expect from a planet or from a house. Thank you sir. तो सर लगन का स्वामी अगर अष्टम में चला जाए तो कितना अच्छा और कितना खराब? देखिए, पहली चीज मैंने कहा, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको भी, कि लग्न का लॉर्ड कभी खराब नहीं होता। पहली चीज, इट कैन नेवर बी अ मैलेफिक प्लैनेट। ओनली थिंग व्हाट यू से कि अगर वो 8th हाउस में चला गया तो उसके रिजल्ट थोड़े कम हो सकते हैं, बट इट विल नेवर बी अ नेगेटिव रिजल्ट एक्चुअली। रिजल्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बाद में घर में चला गया तो खराब हो जाता है। कहीं भी चला जाए, लग्न सच ए पोजीशन कि इट्स लॉर्ड कैन नेवर बी ए मैलेफिक प्लैनेट। वो भी हम डिस्कस करेंगे। घर में चला जाएगा तो दरिद्री हो जाएगा। दरिद्र is something else actually. Anyway, we will come to that. अब इसके बाद हम उसी पे आ रहे हैं। तो हमने भाव चलित की पोजीशन देखी कि जहां तक हमें ये देखना है कि प्लैनेट कौन से हाउस में है, और हाउस मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो हमें जरूरी है जानना कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है। और जब हम लॉर्ड ऑफ द हाउस की बात करते हैं तो लॉर्ड ऑफ द हाउस इज द लॉर्ड ऑफ द साइन in which the mid point of the house is there. जहां उसका मिड पॉइंट होता है, उस साइन का लॉर्ड जो है वो उस लॉर्ड का, उस हाउस का लॉर्ड कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम योग भी देखते हैं, डिविजनल चार्ट भी बनाते हैं, ट्रांजिट के रिजल्ट भी देखते हैं। All these things are to be seen only from the Lagna chart, not from the भाव चार्ट। ये सारी चीजें जो हम योग की बात करेंगे या डिविजनल चार्ट हम बनाएंगे या गोचर के रिजल्ट हम देखेंगे, these are all to be seen from the Lagna chart only, not from the Bhav Chalit. Bhav Chalit is only meant to see which planet in which house, that's all, nothing else.
कोई और उसका इस्तेमाल नहीं है। इट इज ओनली यूज्ड कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में प्लेस्ड है, उसका भाव मध्य क्या है। तो जब हम कोई प्लैनेट उसके भाव के मध्य पर आएगा तब उसके रिजल्ट थोड़े से बेटर होंगे या ज्यादा उसके उस हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। और जो भाव चलित है, अगर आप देखें सॉफ्टवेयर में भी कि मान लीजिए कोई हॉरोस्कोप है ये वाला, यहाँ कोई प्लैनेट शिफ्ट नहीं कर रहा। लेट अस टेक अनदर, यहाँ देखिए ये जो इतने सारे प्लैनेट हैं यहाँ पर, दे आर ऑल प्लेस्ड इन द 12th हाउस। यहाँ आप लग्न चार्ट आपने बनाया और लग्न चार्ट में आपने देखा कि जो स्कॉर्पियो साइन में जो प्लैनेट है, सन है, फिर मार्स है, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर राहु है। सन, मार्स, मरकरी, वीनस, राहु, 5 प्लैनेट यहाँ पर प्लेस्ड हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप समझ रहे हैं कि पांचों प्लैनेट जो हैं ये 12th हाउस में प्लेस्ड है। एंड अगर आप इसी के हिसाब से रिजल्ट प्रिडिक्ट करेंगे तो रिजल्ट्स में भी समथिंग एल्स, बिकॉज 5 प्लैनेट्स इन द 12th हाउस मींस समथिंग एल्स एक्चुअली। बट जैसे ही आपने भाव चलित बनाया, ये यहाँ का भाव चलित चार्ट है इसमें, इस सॉफ्टवेयर में, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 3 प्लैनेट रह गए 12th हाउस में। These 2 planets have shifted the house. They have come to the 11th house. They are not in the 12th house. तो ये 2 प्लैनेट ने अपनी पोजीशन जो है वो शिफ्ट कर ली। तो अब इन 2 प्लैनेट के रिजल्ट समथिंग एल्स होंगे। वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे खराब वाले, वो खराब वाले नहीं है। नाउ दे आर गिविंग यू द गुड रिजल्ट्स एक्चुअली। तो हमेशा जो आपका जो कंप्यूटर हॉरोस्कोप होता है उसमें लग्न कुंडली के साथ साथ ये भाव कुंडली भी बनाई जाती है, भाव चलित चार्ट भी बनाया जाता है। तो उसका पर्पज यही है कि आप जब लग्न कुंडली को देखें तो प्लीज हैव ए ग्लांस एट द भाव चलित चार्ट आल्सो। एंड भाव चलित इज द ओनली चार्ट व्हिच कैन टेल यू व्हिच प्लैनेट इन व्हिच हाउस, एंड दैट plays a very important role as far as drawing some inference or making the prediction is concerned. तो इसलिए जब भी हम ये देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, वी हैव टू यूज दिस भाव चलित चार्ट। और कई बार ऐसा होता है कि ये चार्ट अलग से भी नहीं होता, इन्हीं प्लैनेट के ऊपर प्लस या माइनस लिख दिया जाता है। प्लस का मतलब अगर किसी के प्लैनेट के आगे प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब भाव चलित में इट शिफ्ट्स थ्रू द नेक्स्ट हाउस, और अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो इट इज शिफ्टिंग टू द प्रीसीडिंग हाउस। तो कई बार ऐसा होता है कि चार्ट नहीं होता, इसी चार्ट में हम प्लस और माइनस का साइन हम यूज करते हैं, प्लस और माइनस का साइन जो है। तो वो भी आप ध्यान रखिए कि अगर चार्ट नहीं भी है तो यहीं पर लगन चार्ट में भी जो है हम उस प्लैनेट की पोजीशन इंडिकेट कर देते हैं। तो दिस इज अबाउट द भाव चलित। एंड नेक्स्ट व्हिच यू आर ऑल इंटरेस्टेड इज अबाउट फंक्शनल, मेलिफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट्स, जो भी आप बात कर रहे थे। Ask any question on Bhav Chalit? Please. Sir, when you are saying we have to just see Bhav Chalit to see the position of the planet in which house it is. Correct. So Very if good. in Lagan, if it is showing that some planet is in Lagan, but in Bhav Chalit it is showing it is in second. So Correct. when we see the aspects of any planet, so we will see its aspect from the second or from the first. This is just now I told you, all aspect, all yogas, all divisional charts, all result of the transit, we see only from the Lagna chart. Bhav Chalit is only meant for purpose of seeing which planet is placed in which house. That is the only purpose of Bhav Chalit. Everything else is to be done from the Lagna chart only. Aspect की जो आप बात कर रहे हैं, aspect we always see from the Lagna chart. भाव चलित से हमने ये पता किया कि ये प्लैनेट इस हाउस में नहीं दूसरे हाउस में है बाय चांस। बस तो अब जो फर्स्ट हाउस के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, फर्स्ट हाउस तो मैंने कहा ना इट्स वंडरफुल हाउस, इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट सेकंड हाउस बिकम्स ए न्यूट्रल हाउस, इट बिकम्स ए मारक स्थान आल्सो, तो रिजल्ट्स विल बी समथिंग एल्स। सर लेकिन अगर प्लैनेट का हाउस ही शिफ्ट हो गया तो वो प्लैनेट जो बाकी हाउसेस को आस्पेक्ट कर रहा है
वो हम लग्न चार्ट से देखेंगे या भाव चलित से? एस्पेक्ट का जो कंसेप्ट है दैट इज फ्रॉम द जोडियक, दैट इज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन द जोडियक, नॉट द हाउस एक्चुअली। हम कहते हैं कि इतने डिग्री पर एस्पेक्ट कर रहा है, तो दैट नेचुरली वी हैव टू सी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट इन द जोडियक ओनली। हाउसेस का उससे कोई तो जब हम प्लैनेट देखेंगे कि वो किस हाउस में है, तो हम क्या देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट। वही मैंने कहा कि दो चीजें हैं कि प्लैनेट का इम्पैक्ट या प्लैनेट के रिजल्ट्स। एक बहुत अच्छा प्लैनेट है, मान लीजिए उच्च का प्लैनेट है, वो आपने लग्न चार्ट से देख लिया कि हमारे हॉरोस्कोप में ये प्लैनेट उच्च का है, इट शुड गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। तो अगर वो प्लैनेट अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, लेट्स से इन द लग्न और इन त्रिकोण साइन, so then it becomes a wonderful planet, it becomes a very strong planet। और अगर वही planet 6, 8, 12 हाउसेस में आ गया, तो एक्सॉल्टेड होने के बावजूद भी उसके जो रिजल्ट होंगे वो जीरो होंगे, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। और अगर एक नीच का प्लैनेट है, मान लीजिए डेबिलिटेटेड है, और आप समझ रहे हैं कि वो बड़ा खराब प्लैनेट है, एंड लकीली इफ दैट प्लैनेट इज प्लेस्ड इन द first house or in the trine houses, so that becomes sufficiently strong, and that is the effect of the house। Kindly unmute your audio because it's creating a lot of disturbance। सर मेरा एक कंफ्यूजन है रिगार्डिंग भाव चलित जी। सर किसी का लग्ना चार्ट लिब्रा असेंडेंट से स्टार्ट हो, बेसिकली 7th साइन से स्टार्ट हो उसका लग्न, बिल्कुल ठीक है। उसमें फर्स्ट हाउस में उसमें सैटर्न है, फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, राइट। सो लग्ना चार्ट के हिसाब से उसके एस्पेक्ट 3, 7, 10 हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब अगर भाव चलित चार्ट में वो सैटर्न की पोजीशन सेकंड हाउस में हो जाती है, राइट, तो हम बेसिकली सैटर्न का अब हम उसको सेकंड हाउस में कंसीडर करेंगे या फर्स्ट हाउस में ही कंसीडर करेंगे? देखिए आपने कहा कि लिब्रा असेंडेंट है, हाँ जी, और लग्न चार्ट में फर्स्ट हाउस में है। आपने कहा कि जो प्लैनेट है उच्च का है, शनि इज एक्सॉल्टेड प्लैनेट, हाँ जी, and it is placed in the lagna from the lagna chart, so it is having an aspect on 3 houses, 3rd house, 7th house and the 10th house। हाँ जी, 10th house is the house of profession। हाँ, तो हमने ये देखा कि एक उच्च का प्लैनेट शनि 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, and shani is the planet which gives you status also in the life, professional status, so you get a very good status। but शनि अगर आपने देखा कि लग्न में है फर्स्ट हाउस में, तो उसका क्या नेचर होगा? फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स द बेसिक नेचर एंड द पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन, राइट। तो शनि अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो उसके नेचर क्या होगा? पहली चीज, शनि इज ए हार्ड टास्क मास्टर, आपको बहुत मेहनत कराएगा थ्रू आउट लाइफ। Second is Shani is a planet of discipline. Shani wants that you should remain under discipline। Shani is a pessimistic planet, आपको निराशावादी बनाता है। It gives you a negative thinking। हाँ जी। It's an old planet। It means अगर लगन में शनि किसी के भी है, तो in spite of that person being young, he will look older than the actual is, or he will look more mature। Right। शनि is a planet of dark color। तो डार्क कलर मतलब आपका जो कलर होगा थोड़ा सा डार्क होगा। ये लग्न में होने की रिजल्ट थे अगर शनि फर्स्ट हाउस में होता तो। बट नाउ इट हैज शिफ्टेड टू द सेकंड हाउस। तो ऑल दोज जो नेगेटिव क्वालिटीज आपको आनी थी शनि की, वो नहीं आएंगी, वो चेंज हो गया वो। नाउ इट शनि इज इन द सेकंड हाउस, यू हैव टू सी द रिजल्ट ऑफ द सेकंड हाउस एक्चुअली, नॉट द फर्स्ट हाउस। या तो इस तरह से हमें मैटर करता है, बट अदर थिंग विल रिमेन द सेम। We have seen that the aspects of Shani will remain same. Correct. We have seen that Shani is exalted. First thing, Shani is having an aspect on the 10th house. Shani is making a Panch Mahapurush yoga also. But it has shifted to the second house, not to the first house. The first house की जो significations हैं, वो effect नहीं होंगे शनि से. So that is the only difference. Okay, understood. Thanks. अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे अगर हाउस बदल लिया उसने चलित कुंडली में, तो उसकी दृष्टि भी बदल जाएंगी, जैसे चौथे घर, दूसरे घर से चौथे को देखना। ये तो मैं कह रहा हूँ कि दृष्टि नहीं बदलती, दृष्टि नहीं बदलेंगी, योग नहीं बदलेंगे, डिविजनल चार्ट नहीं बदलेंगे, ट्रांजिट के रिजल्ट नहीं बदलेंगे।
अच्छा, भाव के फल बदल जाएंगे बस? बस भाव के फल बदलेंगे, ओनली दैट इज ए लिमिटेड पर्पस। अच्छा, which planet in which house, that's all. It means that planet will now have a influence on the significations of the next house where it has shifted. It will remain, sir, exalted also, or its status will remain it will remain exalted. It will have an aspect on the 10th house. It will make the Panch Mahapurush Yoga. Everything it will do, but it will not have any influence on your personality. नहीं तो पर्सनालिटी तो हम लोग को फर्स्ट हाउस से ही देखनी है ना, मतलब but it is in the second house now. बट लगन चार्ट के हिसाब से तो फर्स्ट हाउस में ही है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि भाव चलित का पर्पस ये है कि किस हाउस में है, दैट भाव चलित चार्ट विल इंडिकेट, नॉट द लग्ना चार्ट। सर पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? मतलब लॉजिक ये है कि हाउसेस एंड द साइंस दे आर एंटायरली डिफरेंट थिंग एक्चुअली। हम लोगों ने जो एक प्रिज्यूम कर लिया कि साइन और हाउसेस एक ही हैं, दे आर नॉट सेम। एंड एज आई टोल्ड यू दैट व्हाट वी कैलकुलेट एज ए लग्ना, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। तो उसके हिसाब से जो हाउसेस की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, इट डजंट कोइंसाइड विद द साइन एक्चुअली। पर जैसे साउथ इंडियन स्टाइल में फिक्स सन साइंस है। साउथ इंडियन स्टाइल में हमारे इसमें हमने हाउसेस को फिक्स किया हुआ है, उसमें वो लोग हाउस को मोबाइल रखते हैं। हाँ, उसमें राशियां फिक्स्ड हैं, साइंस आर फिक्स्ड। क्या सही है? कोई थ्योरी नहीं है, डाटा इज सेम, इट्स ओनली वे हाउ यू रिप्रेजेंट द डाटा। व्हाट यू फाइंड कि कोई भी सिस्टम हो आपका, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, बंगाल का हो, वेस्टर्न हो, इंफॉर्मेशन इज सेम कि विच प्लैनेट इज प्लेस्ड इन विच साइन, what is the ascendant. This is only the way of representing a data in a particular fashion. अब आपके पास डाटा है, आप ग्राफ बनाइए उसका या बार डायग्राम बनाइए या कुछ भी बनाइए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? डाटा विल रिमेन द सेम। तो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में ऐसा नहीं कि कोई डाटा का अंतर है, इंफॉर्मेशन का अंतर है, इंफॉर्मेशन विल रिमेन द सेम। सर सो आई थिंक भाव चलित के हिसाब से अगर हाउस चेंज हो जाता है, लेकिन जो जो चीजें हम जोडिएक से कैलकुलेट करते हैं वो सेम रहती हैं जो लग्न चार्ट में हो। बिल्कुल, वेरी करेक्ट। सर मतलब एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कि अगर दूसरे भाव में चला गया तो दूसरे भाव से जो जो चीजें देखते हैं उस तरह का फल देगा शनि। बस शनि का जो इन्फ्लुएंस आएगा वो सेकंड हाउस के जो सिग्निफिकेशंस हैं उनके ऊपर आएगा, नॉट ऑन द फर्स्ट हाउस। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन मेरा था कि अगर लग्न का स्वामी ओल्ड है या डेड कैटेगरी में आता है, जो हम उसमें स्टेजेस में देखते थे, हमारा जैसे डिग्री आ रहा है 29 डिग्री आ रहा है सैटर्न का, एंड लग्न का स्वामी है एंड इवन साइन में बैठा हुआ है एंड कंबस्ट भी आ रहा है सन के पास में, क्योंकि सेम हाउस में प्लेस है तो कंबस्ट भी हो गया। तो सर उसके भी कुछ रिजल्ट्स हमको मिलेंगे और वील कंसिडर इट डेड? नहीं, देखिए मैंने यही कहा कि जैसा आपने कहा कंबस्ट है, वो डिग्री बहुत ज्यादा है उसकी, तो अदरवाइज इट्स अ वेरी वीक प्लैनेट। बट इफ इट इज प्लेस्ड इन द लग्ना तो इट गेट्स सम स्ट्रेंथ। अगर यही प्लैनेट किसी और हाउस में प्लेस्ड होता तो डेफिनेटली कुड हैव सेड कि इसके रिजल्ट बिल्कुल जीरो हो गए, लेकिन क्योंकि लग्न में प्लेस्ड है तो लग्न इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, तो वहां प्लेस होने की वजह से इट विल गेन सम स्ट्रेंथ। ओके, तो सर हमारी फिजिकल अपीयरेंस पे भी इसका कुछ असर डालेगा और हॉरोस्कोप में भी जो मैलेफिक इफेक्ट्स जो आते हैं वो थोड़े बहुत रहेंगे हमारे? बिल्कुल। ओके, थैंक यू। देखिए हर प्लैनेट की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है, एंड इन द वेरी बिगिनिंग वी टोल्ड यू द बेसिक नेचर ऑफ द ईच प्लैनेट। अगर आप नेचर प्लैनेट की समझ लेंगे आप और साइन की कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ लेंगे, then prediction is nothing but a common sense. शनि अगर लग्न में बैठा हुआ है तो वो शनि की तरह बिहेव करेगा, नौकर की तरह बिहेव करेगा। राजा बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है तो राजा की तरह बिहेव करेगा। It will entirely change the complexion of your personality. एकदम रॉयल पर्सनैलिटी होगी, एक नौकर की तरह पर्सनैलिटी होगी, आपको जमीन आसमान का अंतर है। मंगल है, यू आर वेरी एनर्जेटिक। तो हर प्लैनेट का जब एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी समझ में आ जाती है तो प्रिडिक्शन करना क्या बुराई है। मान लीजिए सन है, सन हमने कहा इज ए किंग ऑफ इन द प्लैनेटरी कैबिनेट, तो जहां भी बैठेगा अपनी जगह बनाएगा। मान लीजिए 4th हाउस में बैठ गया सन जो है, मैं कहता हूँ खराब है, अच्छा है, जस्ट लीव दैट एक्चुअली।
सन हमारा क्या है, रेजिडेंस है, 4th हाउस। तो आप किसी का भी देख लीजिए, सन अगर 4th हाउस में है, उसका घर बहुत बड़ा होगा, कितना भी गरीब आदमी हो उसका घर बहुत अच्छा होगा, उसके में घर में सारी सुख सुविधाएं होंगी, हेल्प वगैरह जो उसकी जो मेड सर्वेंट वगैरह या नौकर हैं बहुत होंगे उसके घर में, और सब अच्छी तरह काम कर रहे होंगे। 7th हाउस में बैठ गया तो योर स्पाउस का जो स्टेटस होता है दैट इज हायर देन योर स्टेटस। 10th हाउस में बैठ गया तो यू गेट द स्टेटस इन द प्रोफेशनल लाइफ। और वही अगर सैटर्न बैठ जाता है तो उल्टा हो जाता है, सैटर्न लगन में बैठ गया तो आपको जिंदगी भर बोझ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ दैट प्लैनेट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, प्रेसिडेंट बन जाइए, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी फिर भी। जो साहब अगर सन जो है 8th हाउस में अगर बैठ गया तो खराब ही रहेगा। देखिए सन और मून ये दो प्लैनेट ऐसे हैं, रॉयल प्लैनेट, इनको 8th हाउस में बैठने का या 8th हाउस की लॉर्ड होने का दोष नहीं लगता। दीज आर द ओनली 2 प्लैनेट्स, रॉयल प्लैनेट सन एंड मून, कि अगर वो 8th हाउस में बैठे हों या 8th हाउस के लॉर्ड हों तभी भी उनको खराब नहीं माना गया। ओके ओके। तो हमको जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होगा किसी भी कारक का, तो तब हम भावचलित चार्ट को देखेंगे। हाँ, अगर हमें ये देखना है कि प्लैनेट कैरेक्टरिस्टिक्स किस हाउस में है तो नेचुरली उस हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा वो प्लैनेट। बट बाकी सब पर्पस के लिए भी सीधा लगना चाहिए। सर अगर शनि, हाँ वो एक एडिशनल उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक हो गई ना। अगर वो चलित में सेकंड भाव में चला गया जी जी जी, तो वो उसकी एक एडिशनल फीचर हो गया। नहीं, एडिशनल फीचर क्या हुआ? It will have the influence on the significations of the second house, not on the first house. लेकिन उसके एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस वाले ही रहेंगे। हाँ, एस्पेक्ट तो ठीक है, एस्पेक्ट तो 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, बट वो जो सिग्निफिकेशन जो सेकंड हाउस के हैं उनको इन्फ्लुएंस करेगा, नॉट ऑन द सिग्निफिकेशंस ऑफ द फर्स्ट हाउस। ओके सर, ये अंतर है दोनों में। चलिए, नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट बोलते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा, we talked about the natural benefic and the natural malefic planets, कि natural benefic planet कौन से होते हैं और natural malefic planet कौन से होते हैं। तो हमने देखा कि सन, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु, we said that these are natural malefic planet, जो प्राकृतिक तौर पर उनका जो नेचर है वो अशुभ है। सन, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु। And these 2 planets, Jupiter and Venus, they are always natural benefic, हमेशा जो है वो शुभ प्लैनेट माने गए। तो ये तो इनको 6 प्लैनेट को हमने कैटेगराइज किया कि जुपिटर, वीनस आर ऑलवेज नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, एंड सन, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु, दे आर ऑलवेज नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 planets, Mercury and Moon. Mercury is a child. We said in the planetary cabinet that Mercury is a prince. इज अ चाइल्ड। और जैसा आप जानते हैं कि चाइल्ड का कोई अपना नेचर नहीं होता, जैसी उसको संगति मिलती है, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है, उसी हिसाब से उसका नेचर बन जाता है। और जैसे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव एनवायरनमेंट या गलत कंपनी से, वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है कि अगर मरकरी का एसोसिएशन इज विद द बेनिफिक प्लैनेट, देन मरकरी विल एक्ट एज ए बेनिफिक प्लैनेट। And if Mercury is associated with the malefic planets, then Mercury will act as a malefic planet, natural malefic planet. तो Mercury का हो गया well associated is a natural benefic and ill associated is a natural malefic planet. Moon के बारे में हमने कहा कि Moon का जब साइज आधा या आधे से ज्यादा होता है तो Moon acts as a natural benefic planet, शुभ ग्रह की तरह काम करता है। और जब उसका साइज आधे से कम होता है तो इट एक्ट्स लाइक ए नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट। और आधा साइज या आधे से ज्यादा साइज होता है अष्टमी ऑफ शुक्ल पक्ष से लेकर अष्टमी ऑफ कृष्ण पक्ष। अष्टमी ऑफ शुक्ल पक्ष टू अष्टमी ऑफ कृष्ण पक्ष, इट इज बेनिफिक प्लैनेट, अदरवाइज इट इज ए मेलिफिक प्लैनेट। इसका अर्थ ये हुआ कि हाफ ऑफ द कृष्ण पक्ष इज गुड एंड हाफ ऑफ द शुक्ल पक्ष इज बैड। बट एक हमारा जो एक मेंटल मेकअप है या जो एक हमारे माइंड में जो भरा हुआ है
वो ये है कि शुक्ल पक्ष अच्छा है और कृष्ण पक्ष खराब है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। और हम जितने भी जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर, जो पंडित लोग के पास जाते हैं, तो आंख बंद करके कहते हैं कि नहीं, शुक्ल पक्ष नहीं चल रहा तो टाइम अच्छा नहीं है, या कृष्ण पक्ष चल रहा है तो टाइम खराब है। और जैसे ही शुक्ल पक्ष शुरू होता है वो कहते हैं नहीं, शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, अब आप कर सकते हो कोई भी अच्छा काम। एंड दैट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज हाफ ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द शुक्ल पक्ष इज रियली बैड। तो हमें ये देखना है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा शुभ होता है और बाकी टाइम में चंद्रमा अशुभ होता है। तो ये कहना है कि पूरा कृष्ण पक्ष खराब है या पूरा शुक्ल पक्ष अच्छा है, दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। फिर हम लोगों ने बात की थी अबाउट द कंजंक्शन ऑफ मून एंड मरकरी। मून इज द मदर एंड द मरकरी इज अ चाइल्ड एक्चुअली। तो माँ और बेटे का जो साथ है, आप देखते ही हैं कि जब माँ और बेटा जब इकट्ठा मिलते हैं, माँ कैसी भी हो, बेटा कैसा भी हो, दे फील most comfortable. That is the most comfortable environment for both of them. सिर्फ प्यार ही उमड़ता है and they are not concerned with anything else actually. वही चीज यहाँ पर है एस्ट्रोलॉजी में कि जब मून और मरकरी इकट्ठे होते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, भले ही इंडिविजुअली वो मेलेफिक क्यों ना हो, both start acting as a natural बेनिफिक प्लैनेट। दोनों के दोनों जो है एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हो जाते हैं जैसे ही ये दोनों प्लैनेट का कंजंक्शन होता है किसी भी हॉरोस्कोप में। और एक योग भी है कि दोज पीपल हु हैव मून एंड मरकरी कंजंक्शन इन देयर हॉरोस्कोप, दे आर वेरी जॉवियल इन नेचर। आप उनके साथ जाइए, आपको जोक सुनाते हुए चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड दे ऑलवेज फील इट्स वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर बोथ ऑफ देम एक्चुअली। तो ये था नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मैनिफिक का प्लैनेट। इसका सिर्फ मतलब यही है कि कुछ प्लैनेट है उनका कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का नेचर नहीं है, और कुछ प्लैनेट का जो नेचर है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं तो हम उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद देम एक्चुअली, क्योंकि उनका नेचर है कि कहीं ना कहीं जो है वो भले ही हमारी कितनी भी हेल्प कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। वही चीजें इन प्लैनेट के बारे में है कि जो नेचुरल बेनिफिक मैलिफिक है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि जो नेचुरल बेनिफिक है दे विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम व्हेन देयर दशा ऑपरेट्स, और जो मैलिफिक है नेचुरल मैलिफिक वो प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट करेंगे एंड यू मे हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स ड्यूरिंग देयर दशा एक्चुअली। तो उसी रोल में, नॉट मोर देन दैट, बट द फैक्ट इज कि एनी प्लैनेट in your birth chart may be benefic or any planet in the birth chart may be malefic. Jupiter and Venus can be equally malefic, Saturn and Mars can be equally benefic also. जो जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, और कोई भी प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में शुभ भी हो सकता है, अशुभ हो सकता है, irrespective whether it is natural benefic or a natural malefic planet. तो वही हमें अब डिस्कस करना है कि हम अपने हॉरोस्कोप में कैसे डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक है। उसको हम फंक्शनल बोलते हैं बिकॉज द रिजल्ट इट गिव्स, कि कौन सा प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक है और कौन सा प्लैनेट फंक्शनल मेलिफिक है। तो उसको डिसाइड करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स, और इफ वी रिमेंबर दोज रूल्स और इफ यू फॉलो दोज रूल्स देन यू कैन फाइंड आउट फॉर ईच असेंडेंट which planet is functional benefic and which planet is functional malefic. तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें जो अभी तक हम लोगों ने बात की कि जो भी असेंडेंट का लॉर्ड होता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है, that can never be a malefic planet even if it is a lord of trick house. अगर कोई भी प्लैनेट असेंडेंट का लॉर्ड है, असेंडेंट का स्वामी है, it can never be a malefic planet even if it is a lord of a trick house. जैसे मान लीजिए किसी का 1 नंबर ascendant है, Aries is the ascendant, then Mars is the lord of first house and Mars is also the lord of 8th house which is the worst house, which is the trick house. तो हम कहें कि ये तो 8th हाउस का भी लॉर्ड हो गया, ये तो बहुत खराब हाउस का लॉर्ड हो गया। नो,
If it is a lord of ascendant, it can never be a functional malefic planet. It is always a functional benefic planet. ये basic rule है कि कोई भी planet जब ascendant का lord होता है, any planet, it is always functional benefic planet, right? तो इसीलिए लोग हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते भी हैं तो ascendant के lord का वो आपको जैम पहना देता है, because he knows that ascendant lord can never be a malefic planet. वो आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा. तो ascendant lord is such a wonderful position कि इसका जो स्वामी होता है, इसका लॉर्ड होता है, वो कभी भी आपके लिए फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट नहीं होता है, पहली चीज. दूसरा ये है कि कोई भी प्लैनेट जब त्रिक हाउस का लॉर्ड हो जाता है, 6 से 12 हाउसेस का, कोई भी प्लैनेट जब त्रिक हाउसेस का लॉर्ड हो जाता है, 6 से 12 हाउसेस का, और असेंडेंट का लॉर्ड नहीं है, इन दैट केस इट इज ऑलवेज फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट. वो कभी भी बेनिफिक प्लैनेट नहीं हो सकता. तीसरा है कि अगर मान लीजिए कि त्रिक हाउस का भी लॉर्ड नहीं है, असेंडेंट का भी लॉर्ड नहीं है, किसी दूसरे हाउस का लॉर्ड है, तो अगर वो प्लैनेट असेंडेंट लॉर्ड के साथ फ्रेंडली रिलेशन है, उसका ascendant lord का मित्र है, तो then it will be considered as a functional benefic planet. Otherwise it will fall in the category of functional malefic planet. और जो last rule है, it's very important, कि अगर कोई planet trine house का lord होता है, if any planet is the lord of trine house, it is always functional benefic. Any planet which is a lord of trine house, it is always functional benefic provided its mool trikon sign does not fall in the trik house. Provided its mool trikon sign does not fall in the trik house. Let us say ascendant is sign number 1, that is Aries ascendant. इसमें जो जुपिटर है is lord of 9th house and the 12th house. जो आपका 9th sign 9th house में पड़ेगा और 12th sign 12th house में पड़ेगा. So we say that Jupiter is the lord of 9th as well as the 12th house. और जुपिटर का जो मूल त्रिकोण साइन क्या है? That is 9th sign. It's not 12. It's 9th sign. So 9th sign is not in the trik house. 12th sign is in the trik house. तो इस एक नंबर ascendant के लिए Jupiter will always be functional benefic planet. तो इसीलिए हम अलग-अलग ascendant के लिए we will try to find out कि which is functional benefic planet, which is functional malefic planet, and this will help you in drawing your inferences or making predictions कि कौन सा planet आपके लिए शुभ है और कौन सा planet आपके लिए अशुभ है. तो हम next class में हम लोग discuss करेंगे about all those things, but these are the main principles, and if you keep in mind these principles, you can find out yourself कि कौन सा planet आपके लिए benefic है, कौन सा planet आपके लिए malefic है. तो मैं भी यहीं stop करता हूँ, and now you can ask your questions or you can clear your doubts also. Any question, any doubt? सर मून की पोजीशन हम कैसे देखते हैं? अगर किसी के हॉरोस्कोप में सिल्वर पाया आता है, रजत पाए में वो पैदा हुआ है, और जो तिथि आती है वो चतुर्थी की आती है, और डिग्री जो उसकी आ रही है वो 23 डिग्रीज आ रही है, और 11th राशि में बैठा हुआ है मून. तो क्योंकि पाया तो इसका रजत का हो गया, तो मून की पोजीशन तो हमारी अच्छी होनी चाहिए, बट आप कहते हैं कि चतुर्थी से लेके दूसरी अष्टमी से लेके दूसरी अष्टमी तक मून ज्यादा पावरफुल होता है. You have raised a very good point actually. It's really a good point. आप देखते थे पहले टाइम में जब कहीं भी हमारे चाइल्ड का बर्थ होता था, we used to rush to an astrologer कि जल्दी से पूछ के आओ कि किस पाए में बर्थ हुआ है. अगर कोई हमसे कहता था कि सिल्वर पाए में बर्थ हुआ, तो we used to feel very happy. And पाया is nothing but the position of the moon in a particular house. और जब मून जो है 2nd, 5th या 9th हाउस में होता है, तो हम कहते हैं चांदी के पाए में बर्थ हुआ है, राइट? तो these are only the houses कि, और हम जानते हैं कि किसी भी planet की strength we cannot find out only on the basis कि किस हाउस में placed है. और जैसे आप कह रहे हैं कि we have to consider each and every aspect, कितने डिग्री का है, उच्च का है, नीच का है, किस साइन में है, किन प्लैनेट का एसोसिएशन है उसके साथ.
then only we can find out the total strength of the moon, not just by virtue that it is placed in a particular house. So in our opinion that was a very crude method. It's just for a layman. And आजकल की आप देखिए जितनी भी जो एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स हैं, they never mention about पाया, because that is not the right concept. क्योंकि हम मून की पोजीशन सिर्फ ये मान के कि इस पर्टिकुलर हाउस में प्लेस्ड है उसको हम कहें अच्छा है या बुरा है, इट्स नॉट करेक्ट आल्सो. तो हमें सारी चीज, जैसा आपने कहा कि हमें सारी चीजें देखनी है जब हम मून की पोजीशन को बता पाएंगे. एंड मून वाज सपोज्ड टू बी स्ट्रांग बिकॉज़ दैट इज आवर मेंटल स्ट्रेंथ. और लाइफ में हमारी प्रॉब्लम आनी ही है. हम कहें कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो हम लोग मिसलीड कर रहे हैं अपने आप को. लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, हम उनको फेस करना है, और फेस हम कर पाते हैं वी हैव एनफ मेंटल स्ट्रेंथ. इसीलिए कहते हैं कि मून अगर स्ट्रांग है तो हम लोग बहुत निश्चिंत हो जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये बच्चा फेस कर लेगा उसको. बट जस्ट बाय जजिंग द पोजीशन की कौन सा पाया है, इट्स नॉट रेलेवेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट. वो है ही नहीं. तो हमें सारा कुछ देखने के बाद ही हम वी कैन असेस की मून की क्या स्ट्रेंथ है आपके हॉरोस्कोप में, नॉट जस्ट बाय वर्च्यू की इट इज प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर हाउस. और पाया का डिसीजन सिर्फ वही है कि मून अगर 2, 5, 9 हाउसेज में है तो हम कहते हैं सिल्वर पाए में बर्थ हुआ है. बट इट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली. तो इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करना विल बी वेरी, आई मीन on what basis can we predict the future and everything is contradicting? Nothing is contradicting. Nothing is contradicting. Acha. This question is only the lack of knowledge. Nothing. There is no contradiction in the astrology. Future बिल्कुल accurate predict हो सकता है. Yeah, in case you have the right birth time and you have enough knowledge, you can predict the future also. But I think it needs a lot of practice also. नहीं, naturally. देखिए, every profession needs practice and knowledge. Right. Because implementing this knowledge is also an art. It can be dangerous too. It's applicable for every profession. आप 5 साल मेडिकल का आप एजुकेशन लेते हैं और आप उस डॉक्टर को दिखाने भी नहीं जाते. Absolutely. कहते हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, इसने डीएम या डीसीएच नहीं किया, एमसीएच नहीं किया हुआ है. Right. 5 साल की एजुकेशन के बाद हम दिखाना भी पसंद नहीं करते. Naturally, in every profession we are concerned with the knowledge and the experience both. Absolutely, sir. वो इसमें भी है. इसमें भी जब आपको नॉलेज है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो you become more accurate in the predictions. सर एक बार फोर्थ वाला पॉइंट आप वापस एक्सप्लेन करेंगे, फंक्शनल मेलेफिक एंड बेनिफिक का. मैंने कहा कि अगर कोई प्लैनेट ट्राइन हाउस का लॉर्ड है, ट्राइन हाउस का लॉर्ड, because trine houses are supposed to be very powerful houses, very strong houses. So normally that planet acts as a functional benefic provided its mool trikon sign does not fall in the trik house. Its mool trikon sign does not fall in the trik house. Let us say कि आपका ascendant जो है वो let us say कि the 10th and 11th sign they are falling in the 5th and the 6th houses. 10th and 11th sign of Saturn they are falling in the 5th and the 6th houses. तो यहाँ ट्राइन क्या, सैटर्न क्या हुआ, इस लॉर्ड ऑफ ट्राइन, पांचवें घर का लॉर्ड है, लेकिन इसका मूल त्रिकोण साइन कहाँ है, छठे घर में चला गया. 11 नंबर इसका मूल त्रिकोण साइन है. तो देन इट इज नॉट फंक्शनल बेनिफिक, इट बिकम्स फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट, क्योंकि इसका मूल त्रिकोण साइन हैज गॉन इनटू द त्रिक हाउस. ओके. और जैसे मैंने कहा कि 1 नंबर असेंडेंट में Jupiter is the lord of 9th as well as the 12th house. So it's the lord of trine house. And का जो मूल त्रिकोण साइन है वो 9 नंबर है. तो मूल त्रिकोण साइन is not in the trik house. So Jupiter will become the functional benefic planet for ascendant, Aries ascendant actually. Oh, understood. Irrespective of if it is friend or enemy of the ascendant lord. Pardon? The condition which you are saying, it should be in mool trikon. The sign should be in trine, the mool trikon. But irrespective of it is friend or enemy of the ascendant lord. That being the lord of trine house is sufficient actually. जैसे हमने कहा कि लग्न में कोई भी planet हो, benefic, malefic, कोई भी lord हो, उसका हमेशा अच्छा ही होता है. So trine houses are also equally important, equally strong actually. सर एक क्वेश्चन है, वर्गो लगन में अगर सैटर्न 5th हाउस में बैठा है अपने घर में, तो ये फंक्शनल मेलिफिक हुआ कि बेनिफिक?
6 नंबर के लिए कौन सा हुआ? 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, आपका जो सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ 5th एंड द 6th हाउस। जी। लॉर्ड ऑफ द 5th एंड द 6th हाउस। जी। तो पहली चीज तो ये है कि बीइंग द लॉर्ड ऑफ मूल त्रिकोण साइन फॉलिंग इन द 6th हाउस, जी। so it becomes a functional malefic planet. But जी। now if you see the result of 6th house, जी। छठे घर के लिए तो कारक हो गया ये। जी। तो छठे घर का लॉर्ड अपने साइन में बैठा हुआ है। नहीं, बैठा है 5वें घर में। बैठा 5वें घर में है, अपने ही राशि में, कैप्रिकॉर्न में। हाँ, 5वें घर में बैठा है। 5वें घर में बैठा हुआ है ना, तो फंक्शनल मैलिफिक हो गया इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन द 5th हाउस। जी। तो क्योंकि ये इसके ये जो त्रिक हाउस का लॉर्ड हो गया, इसका मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में आ गया। जी, तो ये जैसे अपने घर में बैठा है तो इसका कुछ गुड इफेक्ट होगा? नहीं, गुड इफेक्ट हो सकता है कुछ पर्टिकुलर हाउसेस के लिए, बट नॉर्मली ये रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये फंक्शनल मैलिफिक हो जाएगा उस केस में। जी। सर, may I ask a question, sir? जी 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 सर, मेरे को ये चलित के बारे में पूछना है दोबारा से। चलित में हम कहते हैं, आपने बताया कि इसमें प्लैनेट्स चेंज होते हैं, तो सर मैं देख रही हूँ प्लैनेट सारे नहीं चेंज होते, कोई 1-2 ही प्लैनेट चेंज होते हैं। हाँ, 1-2 ही चेंज होगा, और कई केसेस में तो कोई चेंज भी नहीं होगा। कई बार होगा भी नहीं। जो प्लैनेट जो बहुत शुरू में या लास्ट में होते हैं वही चेंज होते हैं बस। तो सर एक चार्ट में है तो उसमें केवल एरीज में है तो वो सेम ही आ रहा है चलित में, बस वहाँ पे राहु केतु चेंज हो रहे हैं, एक हाउस आगे पीछे हो गए राहु केतु। हाँ, तो उनके राहु केतु के जो प्रेडिक्शन है वो चेंज हो जाएंगे, बस केवल राहु केतु के ही चेंज होंगे, बाकी सब बिल्कुल। जो भी प्लैनेट चेंज हुआ है उसी के रिजल्ट चेंज होंगे, बाकी तो सब उसी हाउस में है। तो सर जब हम प्रेडिक्शन देते हैं तो हमें लगन चार्ट भी देखना है और उसके साथ साथ फिर चलित भी देखना है। बिल्कुल, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों बनाए हुए हैं। जो भी कंप्यूटर हॉरोस्कोप में इंफॉर्मेशन है दैट इज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई बेकार की इंफॉर्मेशन नहीं है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस। और सर इसके साथ एक और आता है निरयन भाव चलित। व्हाट इज दैट सर? देखिए, दो तरह से, अब एनीवे वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टाइम एक्चुअली, क्योंकि आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग एक्चुअली, इसलिए मैंने आपको 15 मिनट पहले बुलाया था। ओके फाइन। तो फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू। We will discuss in the next class actually. So thank you so much. Thank you. Good night. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.